जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं 28 जनवरी के करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड 28 जनवरी के करंट अफेयर्स। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनवरी 2022 में दिल्ली में स्थित PMLA धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 था ये, निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। तो आपको बताना है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोदानंद झा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आप जैसे पिक्चर आपको दिख भी रहा होगा, पिक्चर में ये देख सकते हो, ये है विनोदानंद झा हैं ये, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अगर हम इनके बारे में बात करें फ्रेंड, तो ये 1983 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी विनोदानंद झा को दिल्ली में स्थित PMLA धन शोधन निवारण अधिनियम निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह सितंबर 2018 से प्राधिकरण में सदस्य वित्तीय और लेखक के रूप में कार्य से कर रहे थे। अब इनकी पोस्ट बढ़ा के इनको निर्णायक प्राधिकरण अध्यक्ष बना दिया गया है। पुणे में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें इस पद पर नियुक्त, पहले ये मुख्य आयकर नियुक्त के रूप में काम में कर चुके हैं पुणे में। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें इसके बारे में, तो देख सकते हो ये PLMA निर्णायक प्राधिकरण बेसिकली 3 सदस्यीय प्राधिकरण के पास है। धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये, के तहत जारी किए गए संपत्ति आदेशों के मामलों और जांच गुणों को देखते हुए इसकी निरंतरता और आगे की जब्ती या रिहाई के आदेश देने का कार्य करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग से केस होगा तो ये जो 3 सदस्य प्राधिकरण होता है ये जांच करता है, और उसके बाद जो भी इनको सही लगता है उसके हिसाब से डिसीजन देते हैं। ठीक है, तथ्यों के बेस पे जो भी चीज़ें रहती हैं उनके बेसिस पे ये अपने डिसीजन देते हैं। अगर हम बात करें ये जो एक्ट था ये कब आया था, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में भारत की संसद का एक अधिनियम है। ठीक है, एक ऑर्डिनेंस था जो धन शोधन को रोकने, ठीक है, एक धन की जो जमाई रोकने के लिए कहीं पे इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, या धन शोधन से प्राप्ति संपत्ति, कोई ऐसी संपत्ति जो दुरुपयोग धन से या किसी ऐसे धन से संपत्ति इकट्ठी कर ली गई हो, तो उन सब चीज़ों पे निगरानी रखने के लिए, कार्रवाई करने के लिए इस तरीके का एक डिपार्टमेंट बनाया गया ताकि इन सब चीज़ों को रोकथाम की जा सके। तो ये NDA सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर ये अधिनियम लाया था। उसके बाद ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2005 को, ये लागू हो गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूरी यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है PMLA के बारे में। ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, औपचारिक रूप से 1971 में एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, इसे औपचारिक रूप में। ठीक है, फिर फाइनली संसद द्वारा एक अधिनियम पास करके 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा एक अधिनियम पास किया गया, और इसको 25 जनवरी 1971 को एक पूर्ण राज्य, मतलब भारत का 18वां राज्य से घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 18वां राज्य बना था 1971, 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, अगर हम बात करें, आप याद रख सकते हो क्योंकि 26 जनवरी है, तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो हिमाचल प्रदेश के करंट में जो अभी मुख्य राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। वहाँ की राजधानी शिमला है।
ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ के जीआई टैग दिख जाएंगे। ठीक है। कुल्लू शॉल वहाँ पे बहुत महंगी है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। तो ये फैक्ट्स आप याद रखना। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने आज़ादी का अमृत महत्व मनाने के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू की है? तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली मेट्रो ने। दिल्ली मेट्रो ने आज़ादी का अमृत महत्व 75वां अमृत आज़ादी का अमृत महत्व बनाने के लिए एक विशेष मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया था। ठीक है। याद रखना, ये DSSB जैसे एग्जामों के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो मेट्रो जो था, ये मेट्रो ट्रेन थी जो ये यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पे चालू की गई थी। ठीक है। तो याद रखना कि दिल्ली ने 75वां आज़ादी का अमृत महत्व बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो का एक विशेष ट्रेन चलाई थी। ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जनवरी 2022 में मेटा ने दुनिया के सबसे तेज आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटर में से कौन सा पेश किया है? तो आपको पता होगा मेटा बेसिकली आपको पता होगा कि फेसबुक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को मर्ज करके फेसबुक ने एक मेटा अपनी कंपनी बना दी है, मेटा। ठीक है। तो मेटा ने दुनिया का सबसे तेज आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता वाला सुपर कंप्यूटर में से कौन सा पेश किया है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, AI रिसर्च सुपर क्लस्टर बनाया है उसने, ARS। तो ये फेसबुक की और व्हाट्सएप की और जो इंस्टाग्राम की जो एक कॉमन जो नाम दिया गया है मेटा ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है AI रिसर्च सुपर क्लस्टर कंप्यूटर जो बनाया है। ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, मार्क जुकरबर्ग की घोषणा के अनुसार फेसबुक की मूल कंपनी मेटा वर्चुअल मेटावर्स बनाने की योजना के तहत दुनिया का सबसे तेज आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर बना रही है। यह डेटा को प्रोसेस करने की इसकी क्षमता को बढ़ावा देगी। ठीक है। तो अब फेसबुक सुपर कंप्यूटर बनाएगी जो एक बहुत ही बड़े नंबर्स या किसी बहुत बड़े डाटा को बहुत जल्दी से प्रोसेस करके वो सामने रख दें। तो इस तरीके का कंप्यूटर अब मेटा यानी कि फेसबुक काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मार्क जुकरबर्ग इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम और बात करें आर्टिफिशियल कंप्यूटर या बुद्धिमत्ता कंप्यूटर से रिलेटेड, तो यहाँ पे आके आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ से जरूर पढ़ लेना। ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, उसके कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पे सब चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है। एक बार जरूर और नोट डाउन या रीड कर लेने एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, 27 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर बताना आपको। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय प्ले स्मरण दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्ले स्मरण दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में। अंतर्राष्ट्रीय प्ले स्मरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 27 जनवरी 1945 को सोवियत सैनिकों द्वारा ऑशविट्ज बिरकेनाउ के नाजी एकाग्रता और निर्वासन शिविर की मुक्ति की वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है। बेसिकली जो नाजी था उसने काफ़ी ज़्यादा यूरोप की यहूदी आबादी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। तकरीबन 6 मिलियन लोगों को वहाँ कहते हैं मार दिया गया। उन्हीं की याद को लेकर ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पढ़ लेना, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है। तो 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्ले स्मरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की क्वेश्चंस पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। किस देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषणा कर दी? बताओ, इतना तेल रिसाव हो गया कि उन्हें पर्यावरण आपातकाल घोषणा करनी पड़ी है, तो वो देश कौन सा है? जैसा कि आपको दिख रहा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरू। ठीक है। अभी इसकी हम पूरी लोकेशन देखेंगे, जोग्राफिकल लोकेशन भी देखेंगे। बेसिकली हुआ क्या है कि पेरू ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों के लिए आपातकाल घोषणा की है। प्रशांत महासागर में करीब 600 बैरल, 6000 बैरल, सोचो 6000 बैरल, समझ रहे हो? अगर मैं आपको बताऊं एक बैरल में पता कितना लीटर होता है फ्रेंड? एक बैरल होता है इक्वल्स टू 1
159 लीटर। सोच लो, 159 लीटर होता है एक बैरल में, और 6,000 बैरल इन्होंने रिसाव कर दिया है। तो सोचो क्या होगा अब। तो इसके कारण उनको अब आपातकाल घोषणा लगानी पड़ी है। ठीक है, तो याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पेरू के अंदर पर्यावरण आपातकाल घोषणा की गई है क्योंकि वहाँ पे 6,000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हो गया है। ठीक है, प्रशांत महासागर में करीब 6,000 बैरल तेल गिरा है। स्पेन की एनर्जी फर्म एप्सोल का एक टैंकर पेरू में वेटी वेटिनॉल रिफाइनरी में तेल ले जा रहा था। इस टैंकर का नाम मैरे डोरिकम है। यह एक इतावली टैंकर है। तेल रिसाव समुद्र के भीतर ज्वालामुखी टोंगा के विस्फोट के कारण हुआ। नासा के अनुसार टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली है। विस्फोट से आई सुनामी लहर तेल रिसाव का कारण बनी। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि वहाँ पे ज्वालामुखी फटने के कारण जो टोंगा, याद रखना टोंगा, पूरा नोट डाउन करके रखना पूरी डिटेल्स यहाँ पे। ये ज्वालामुखी टोंगा के विस्फोट के कारण जो विस्फोट के कारण जो आई सुनामी के कारण वो टैंकर जो भी था वो रिसाव कर गया, और ये पूरे के पूरे उसमें समुद्र में तेल फैल गया। ठीक है, याद रखना। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। पेरू की राजधानी लीमा याद रखना, वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देख लेते हैं, साथ में जोग्राफिकल लोकेशन भी देखेंगे ताकि आपको जोग्राफिकल लोकेशन से भी आपको एक आइडिया पड़ जाएगा पूरा। ठीक है, नुकसान जो हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे। नुकसान के बारे में पता है क्या क्या नुकसान हो, क्या पर्यावरण उसके होंगे दिक्कत, जैव विविधता, यहाँ पढ़ लेना, पूरी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में। अगर हम इसकी जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, एक बार देख लेते हैं वो भी। ये देखते हो पेरू की आप जोग्राफिकल लोकेशन, ब्राज़ील से अपनी बाउंड्री सर्च करता है। ये साउथ पैसिफिक ओशियन, ये रहा पेरू, ये रहा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील से, इक्वाडोर से, कंबोडिया से, बोलीविया से, चाइल से, ये सबसे अपनी राजधानी और अपनी बाउंड्री लगाता है। साथ में साउथ पैसिफिक ओशियन से भी अपनी बाउंड्री टच करता है। ठीक है, लोकेशन इंपॉर्टेंट रहती है, जरूर देखा करो। ठीक है, ये आपको ऊपर इक्वेटर दिख रहा होगा जो इक्वाडोर से निकलती है, पेरू से बहुत ही बच के निकलती है, मतलब समझ लो ऑलमोस्ट यहाँ से ये ऐसे निकल जाती है, टच नहीं होती है। ठीक है, याद रखना इक्वाडोर, और सॉरी इक्वेटर पेरू से टच नहीं होती है कहीं, आप ध्यान रखो, ये ध्यान रखना मत। ठीक है, तो ये पूरी जोग्राफिकल लोकेशन हैगी इसकी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये देख सकते हो ये लीमा इसकी राजधानी, यहाँ पे आपको दिख रही होगी लीमा इसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज 2022 में द्वीप प्रशासन को सौंप दिया गया है? ठीक है, द्वीप प्रशासन को दे दिया गया ये। तो कौन सा हमारा नौसेना का जहाज है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड आईएनएस खुकरी। आईएनएस खुकरी को द्वीप प्रशासन को ये दे दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया है। अब वो इसको म्यूज़ियम के तौर में यूज़ कर सकती है। ठीक है, लोगों को इसमें दिखा सकती है कि हमारी जो भी विरासत के तौर में इसको म्यूज़ियम में रखा जाएगा और दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इसने कार्य करा है। कब तकरीबन 32 साल से ये अपना कार्य करती रही है कंटिन्यूसली, तो अब इसको अब सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है। 26 जनवरी 2022 को आईएनएस खुकरी को द्वीप प्रशासन को सौंप दिया गया। यह भारतीय नौसेना खुकरी वर्ग के को कोरवेट्स का प्रमुख जहाज और एक स्वदेशी सरफेट टू सरफेस मिसाइल से सज्जित था। ये भारत में ही बनाता, ये स्वदेशी एकदम बना हुआ जहाज था। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल कवरेट एनएस खुकरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम 32 साल की सेवानिवृत्ति के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इसको अगर हम बात करें डिकमीशन कर दिया गया है। इसको मझगांव डॉग ने बनाया था 23 अगस्त 1989 को। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो 6,44,897 किलोमीटर मील से अधिक की दूरी, मील सोचो, एक मील इक्वल्स टू 111 किलोमीटर होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इतना किलोमीटर ये चल चुकी है। ठीक है, फाइनली इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया है। अगर मैं इसकी आपको पिक्चर दिखाऊं तो एक देख सकते हो, ये पिक्चर, ये देख सकते हो, ये पिक्चर है खुकरी की। ठीक है, ये डीकमीशन हो चुकी है अब। ठीक है,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखना डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो पूछ भी सकते हैं कि कौन सा डीकमीशन किया गया, तो कुकरी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम सरकार ने हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी रतन टाटा को असम का वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रतन टाटा जी को, ठीक है। इनको ये सम्मान दिया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे असम के दो अन्य भी जो और भी इंपॉर्टेंट जो असम पुरस्कार प्रोवाइड करता है, उनमें से एक है असम सौरभ पुरस्कार और एक असम गौरव पुरस्कार। दो तरीके के उनके और भी पुरस्कार हैं जो वो देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें असम की राजधानी की, तो गुवाहाटी वहाँ की राजधानी है। करंट में वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के अभी मुख्यमंत्री है, ठीक है। रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 3G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी का करार किया है? तो कौन सी कंपनी है वो टेलीकॉम कंपनी? तो फ्रेंड जैसे कि दिख रहा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जियो। रिलायंस जियो ने फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ 6G पे काम करने के लिए ये एक करार करा है, ठीक है, फिनलैंड के साथ, जो अब 6G टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो ये 6G पे काम करने के लिए रिलायंस कंपनी ने, रिलायंस जियो ने ओलू यूनिवर्सिटी यानी कि फिनलैंड में जो यूनिवर्सिटी उसका करार कराया है, ठीक है। अगर हम बात करें फिनलैंड की राजधानी की, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हेलसिंकी है, ठीक है। वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फिनलैंड की जोग्राफिकल लोकेशन एक बार जरूर देख लेते हैं ताकि आपको ओवरव्यू मिल सके पूरा। तो आप देख सकते हो ये फिनलैंड की पूरी जोग्राफिकल लोकेशन है। यहाँ पे रशिया, रशिया के साथ यहाँ पे ये देख सकते हो नॉर्वे और स्वीडन के साथ ये अपनी बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। ये याद रखना, गल्फ ऑफ बोटनिया ये फिनलैंड और स्वीडन के बीच में पड़ती है, गल्फ ऑफ बोटनिया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे जनवरी 2022 में भारतीय तटरक्षक बल में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, एक राष्ट्रपति तटरक्षक पदक होता है जो हमारी तटरक्षक जितनी भी हमारी समुद्र से लगी सीमाएं हैं उनके ऊपर जो कार्य करते हैं उसको ही पदक दिया जाता है। उन जो भी उसके अंदर बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण जैसे कार्य करते हैं तो उनको ये पदक दिया जाता है। तो इस टाइम जो ये पदक दिया गया है वो किसे दिया गया है, आपको नाम बताना है। आपको यहाँ पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, तो ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। तो इनका जो नाम है वो है मनीष विशाल पाठक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो मनीष विशाल पाठक को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रपति ने तटरक्षक पदक से सम्मानित किया है भारतीय तटरक्षक कर्मियों को उनकी विशिष्ट वीरता, इनकी वीरता, कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और विशिष्ट सहनीय सेवा के लिए ये पदक दिया जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार 26 जनवरी 1990 को इसको देना चालू किया गया था, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, थैंक यू।